हेलो एवरीवन, दिस साइड सलोनी फ्रॉम संतकबीर विद्यापीठ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप लगातार सभी विषयों की क्लासेस देखने के साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सर ये ऊपर का बंद। आज की क्लास हमारी ज्योग्राफी की बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम धीरे धीरे अपने सिलेबस की मिड में पहुंच चुके हैं। जो हमारा अगला यूनिट है उसमें हमने देखा, अगला यूनिट है उसमें हम नदियों के द्वारा, पवनों के द्वारा, ये सब के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं वो हम आज की क्लास में, वैसे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। अगर आज की क्लास की बात करें तो आज की क्लास में हम नदियों के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या होती है नदियां, क्या चलने में कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनाती हैं, ये सारी बातें हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। जब भी हम अपने आप को देखें, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक हमें कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं। जैसे जब हम छोटे होते हैं बाल्य रूप में, तो हम ऐसी बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, तोड़ना फोड़ना, झगड़ाना, ये सारी चीजें, क्योंकि तब हम बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम ये 20 के पार जाते हैं थोड़ा सा, तो हम मैच्योर होते हैं। तब हम जो भी तोड़ी हुई चीजों को समेटने का प्रयास करते हैं। हम हर चीज सुधारना चाहते हैं, अपने आप को भी, अपने करियर को भी सुधारना चाहते हैं। और जैसे जैसे हम बुढ़ापे में आते हैं तब हम बहुत सारी चीजें करना स्लो कर देते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी उस हिसाब से नहीं रह जाती है जैसे कि पहले रहती है। ठीक इसी प्रकार से जब नदी अपने चरम अवस्था में रहती है, यंग फेज में रहती है, तो वो बहुत सारी तोड़ना फोड़ना करती है, पर्वतों को काट डालती है, बहुत सारी क्रियाएं करती है और उससे कई सारी स्थलाकृतियां बनती है। और साथ ही साथ जब नदी मैच्योर स्टेज में होती है तो वो थोड़ा कम तोड़ती है और कई प्रकार की स्थलाकृतियां बनाती है। और जब नदी ओल्ड स्टेज में पहुंच जाती है तो वो अपने साथ लाई हुई जो भी जो भी कंकड़ पत्थर की सारी चीजें होती हैं उनको भी छोड़ना प्रारंभ कर देती है, क्योंकि तब उस एज तक वो चीजों को झेल नहीं पाती है, उन चीजों को वो उठा नहीं सकती है, उनका भार वो नहीं ले सकती है, इसलिए वो छोड़ना शुरू कर देती है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये जो नदियां हैं, ये अपरदन की क्रिया भी बहुत तरीकों से करती है, बहुत तरीकों से करती है। अगर हम इसको कई भागों में बांटे तो जल योजन, संक्षारण, घर्षण और डाउन कटिंग, ये सभी क्रियाएं होती हैं जिनके थ्रू ये अपरदन का काम करती है। अगर हम जलयोजन की बात करें तो बहती नदी का बल जब चट्टानों में घिसता है, जब नदी की पानी बहुत तेजी से चलता है, जब नदी का पानी बहुत तेजी से चलता है तो वो चट्टानों को भी घिसता हुआ चला जाता है। तो ये जो क्रिया होती है वो जल योजन की क्रिया में आती है। साथ ही साथ संक्षारण में जब भी नदियों का पानी या बहता हुआ कोई भी जल जब रासायनिक क्रिया कर करके अपरदन का काम करता है तो वो संक्षारण क्रिया में आता है। और अगर हम घर्षण की बात करें तो जब नदी के भार वाले कण एक दूसरे से टकराते हैं और इसमें वो तोड़ना फोड़ना वाला काम होता है, तो वो घर्षण की क्रिया में आता है। आप जानते हैं कि जब भी नदियां बहती हैं या फिर बहता हुआ कोई भी पानी चलता है तो वो अपने साथ कंकड़ पत्थर, ये कई सारी चीजें बहा के ले जाता है। रास्ते में चलते हुए जब उनके ही कण आपस में टकराते हैं और टूटते हैं, ये सभी क्रियाएं जब होती हैं तो वो घर्षण की क्रिया होती है। साथ ही साथ संक्षारण की अगर हम बात करें तो नदी का ठोस भार चट्टानों से टकराकर उन्हें घिस देता है, तो ये संक्षारण की क्रिया में आता है। और अगर हम डाउन कटिंग की बात करें तो जब नदी का जब एक ही धार के रूप में बह करके जब वो क्षरण करती है या घाटियों को काट डालती है, घाटियों को गहरा कर जाती है, तो ये क्रिया डाउन कटिंग के में आती है, डाउन कटिंग की श्रेणी में आती है। ये तो हम जान रहे थे कि नदियों के द्वारा अपरदन कौन कौन सी क्रिया से होता है। लेकिन हाँ, नदियां बहती कैसे हैं, कितने प्रकार से बहती हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसी श्रेणी में हम बताते हैं कि ये दो टाइप की होती हैं, सुसंगत और असंगत। सुसंगत की श्रेणी में अक्सर वही आते हैं जो, मान लीजिए ये पृथ्वी का भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, तो यहाँ पर नदियां जो है, कुछ नदियां ऐसे इधर बंगाल की खाड़ी में बहती हुई चली जा रही हैं। लेकिन जो दो नदी है, राप्ती और नर्मदा, वो अरब के सागर में जाकर के गिरती हैं। जो नदियां इस स्थलाकृति यानी कि जो भारत भूमि का जो ढलान है उसके अनुसार जो समुद्र में जाती हैं,
वो सुसंगत की श्रेणी में आती है। लेकिन जो नदियां असंगत में वही आती हैं जो ये सोचती हैं कि हमें ढाल से कोई मतलब नहीं है, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे, हम अपने हिसाब से समुद्र में जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आगे कोई चट्टान आ रही है, कोई पहाड़ आ रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम ये भी नहीं देखेंगे कि ढाल किस तरफ है, हम बस अपना रास्ता खुद बनाएंगे। उस प्रकार से जो नदियां बहती हैं वो असंगत जल निकासी व्यवस्था का पालन करती हैं। इसी की श्रेणी में एक आता है पूर्ववर्ती जल निकासी या असंगत जल निकासी। नदी की ढलान का एक हिस्सा और उसके आसपास का क्षेत्र ऊपर उठ जाता है और नदी अपने मूल ढलान पर चिपक जाती है, ऊपर के उठे हुए हिस्से को आरी की तरह काटती है और गहरी घाटियां बनती हैं। जब भी नदियां बहती हैं इस प्रकार से, जो कि ये नहीं देख रही हैं कि ढलान किधर है, वो ये सब उनको इससे कोई मतलब नहीं है, वो अपना रास्ता खुद बनाती हैं, वो किस प्रकार से समुद्र में जाती हैं ये कोई भी उनके टेंशन ही नहीं रहता है कि कौन सा पहाड़ है, कौन सी चट्टान है, वो बस तोड़ते हुए चली जाती हैं और आसपास उनकी घाटियां बनती चली जाती हैं, गहरी घाटियां बन जाती हैं। तो इसमें जो आती है वो पूर्ववर्ती जल निकासी के रूप में आती है। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और बहुत सारी जो हिमालयी नदियां हैं, जो भी हिमालय की श्रेणियों से निकलती हैं, वो सभी नदियां इसी के अनुसार ही काम करती हैं। अब अगर हम बात करें जो जल निकासी की व्यवस्था है, आयताकार जल निकासी पैटर्न, इसमें ऐसा होता है कि मान लीजिए ये कोई मुख्य नदी बह रही है, ये कोई मुख्य नदी बह रही है और जो भी इसकी सहायक नदियां हैं वो इससे समकोण पे आके मिलती हैं। मान लीजिए ये इसकी सहायक नदी है और ये इससे समकोण पे आकर के मिलेगी। तो ऐसी जब भी श्रृंखला बनती है तो वो आयताकार जल निकासी पैटर्न के आधार पर होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कोई मुख्य धारा है, ये कोई मुख्य धारा बह रही है और इससे आने वाली सभी नदियां जो भी इससे मिल रही हैं वो समकोण पे आकर के मिल रही हैं। ये होता है आयताकार जल निकासी व्यवस्था के आधार पर। अब हम जल निकासी व्यवस्था के अगले पैटर्न को समझते हैं। जब भी शिखर से सहायक नदियां ढलान के साथ नीचे की ओर बहती हैं और सभी दिशाओं में बह जाती हैं, तो वो जो व्यवस्था होती है जल निकासी की वो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न के आधार पर होती है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं जो हमारा नर्मदा की नदी है, जब ये अमरकंटक से निकलती हैं, क्योंकि अमरकंटक का जो क्षेत्र है वो पहाड़ी पर स्थित है, वो पहाड़ी पर स्थित है इस प्रकार से, और यहाँ से कई नदियां निकल रही हैं, कई नदियां निकल के अन्य विभिन्न दिशाओं में जा रही हैं। तो ये जो पैटर्न होता है जल निकासी का वो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न के आधार पर होता है। इसके साथ ही केंद्राभिमुख जल निकासी पैटर्न की व्यवस्था जो है उसमें ऐसा होता है कि ये एक क्षेत्र है, ये गोलाकार क्षेत्र होता है, इस जगह पर आकर के वेट अ सेकेंड, एक गोलाकार क्षेत्र होता है या फिर कोई भी केंद्र की आकार का कोई भी चीज रहता है, उसमें सभी नदियां आकर के मिलती हैं, सभी नदियां आकर के मिलती हैं। तो इस प्रकार की जो जल निकासी की व्यवस्था होती है वो केंद्राभिमुख जल निकासी पैटर्न के आधार पर होती है। एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं कि तिब्बत की जो भी धाराएं चलती हैं, नेपाल में बागमती और उसकी सहायक जो भी नदियां हैं वो सभी इसी प्रकार की जल निकासी व्यवस्था के आधार पर क्रिया करती हैं। ये आप देख सकते हैं जो हमने आपको बताया अभी, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, यानी कि जब शिखर से नदियां निकलती हैं, ये उसी का एक एग्जाम्पल है। शिखर से नदियां निकल रही हैं, ये आप समझ सकते हैं। ये अमरकंटक का जो क्षेत्र है जो मैंने आपको बताया, जहां से सोन नदी और नर्मदा नदी ये सभी निकलती हैं, तो वो शिखर से निकलती हैं। और ये केंद्राभिमुख पैटर्न वाली नदियां जो एक केंद्र में आकर के सभी नदियां और उसकी सहायक नदियां आकर के मिल रही हैं, ये इस प्रकार की जल निकासी व्यवस्था के आधार पर काम करती हैं। अब हम ये जानते हैं कि जब नदियां अपने यंग स्टेज में होती हैं, यानी कि जब वो अपने
प्रथम अवस्था में होती हैं तो वो किस किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। वैसे नदियों के द्वारा उनके मैच्योर स्टेज में, उनके यंग स्टेज में और उनके ओल्ड स्टेज में अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। अभी जो हम आज की क्लास में आपको बताने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो भी यंग फेज में नदियों के द्वारा स्थलाकृतियां बनाई जाती हैं, जो भी लैंडफॉर्म्स बनाए जाते हैं, उनके बारे में आज की क्लास हम कवर करने वाले हैं। जो सबसे ज्यादा फेमस है वी आकार की घाटी, वी शेप्ड वैली जिसको हम कहते हैं। नदियों के द्वारा अपने युवावस्था में पर्वतीय क्षेत्रों में लंबवत अपरदन के द्वारा निर्मित गहरी और संकीर्ण घाटी वी आकार की घाटी कहलाती है। इस प्रक्रिया में दीवारों का ढाल तीव्र और उत्तल होता है। इन घाटियों में एक और क्षैतिज अपरदन होता है, वहीं दूसरी ओर आकार में वृद्धि के साथ साथ गहराई में भी वृद्धि होती जाती है। आइए इमेज से समझते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये इमेज में आप देख सकते हैं कि नदी के द्वारा पहाड़ को इस प्रकार से काटा गया है कि वो वी शेप में दिख रही है और नदी नीचे से बहती हुई तीव्र वेग से बह रही है। ये अक्सर उन स्थानों पर होता है जो पहाड़ी क्षेत्र से निकल करके आती है नदियां जब भी, तो वो इस प्रकार की वैली का निर्माण करती हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि गार्ज और कैनियन ये दो भी यंग स्टेज में नदी के द्वारा बनाए गए लैंड फॉर्म्स है। कैनियन भी वी आकार की घाटी का ही एक रूप होता है और ये गहरी और संकीर्ण घाटी जो होती है वो गार्ज कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में सिंधु गार्ज, दिहांग गार्ज, गार्ज के विस्तृत रूप को ही कैनियन कहा जाता है। संकीर्ण नदी को ही कंदरा कहा जाता है। उदाहरण के लिए कोलोराडो नदी के द्वारा निर्मित संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत का ग्रैंड कैनियन जो है वो विश्व का प्रसिद्ध है। अब हम कैनियन के बारे में बात करते हैं कि कैनियन क्या है। ये आप देख सकते हैं, ये तो था वी आकार की घाटी, लेकिन जब नदी के द्वारा ऊपरी के भाग को भी इस प्रकार से काटा जाता है कि वो खड़े खड़े रहे, मतलब ये कोई बता ना सके कि किस प्रकार से नदी ने काटा है, और ये एकदम वर्टिकल होता है और आप देख सकते हैं कि इसमें से नदी बह रही है। ये वी शेप्ड में ना होकर के बल्कि सीधे खड़े खड़े के रूप में होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब अगर हम बात करें नदी के यंग स्टेज में बनाए गए जलप्रपात और चक्रिका के बारे में, तो जब किसी स्थान पर नदियों का जल अधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जल प्रपात कहते हैं। प्रपात में ऊंचाई अधिक होती है और ढाल खड़ा होता है। अभी हम आपको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझाएंगे। इस तरह की स्थिति इस तरह की स्थिति बनती है जब नदी के मार्ग में कठोर और मुलायम चट्टान क्षैतिज अवस्था में प्राप्त होते हैं। ये इस भाग का सबसे प्रमुख पंक्ति है। यही कह सकते हैं कि जलप्रपात कब बनता है, जब नदी के मार्ग में कठोर और मुलायम चट्टान क्षैतिज अवस्था में प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये है कठोर चट्टान, ये है मुलायम चट्टान, फिर ये है कठोर चट्टान, और यहां भी आप समझ सकते हैं कि यहां पे भी मुलायम चट्टान कोई है। और जब नदी बहती है इसके ऊपर से, जब नदी इसके ऊपर से बहती है तो वो जो मुलायम चट्टान होती है उसको काट देती है। और जब उसको काट देती है तो यहाँ धीरे धीरे यहाँ के काटते काटते इस प्रकार से, मान लीजिए यहाँ पहले काटी ये भाग, मुलायम वाला भाग, फिर उसके बाद फिर उसने मुलायम भाग, फिर थोड़ा कठोर भाग को काटा, फिर और काटा। ऐसे करते करते जब वो पूरे पहाड़ के आधे हिस्से को काट डालती है, उसके बाद इस नदी का जो वेग है वो इतना तीव्र गति से नीचे गिरता है कि वो प्रपात का रूप ले लेता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे किसी टाइम पर मुलायम चट्टान रही होगी और यहाँ पर कभी मुलायम चट्टान रही होगी, और जब ये मुलायम चट्टान नदी के द्वारा